हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज जांगीड़ है और आप मुझे देख रहे हैं डायमंड कैम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। नीट और आईआईटी जेई के इस इम्पोर्टेंट सेशंस के अंतर्गत मैं आज आपके लिए एक नई रिएक्शंस लेकर आया हूं जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, कैसे होता है और यह किसका मेथड है। यानी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आप मतलब क्या प्रोडक्ट बनता है आपके पास और क्या रिएक्टेंट यूज़ करते हो। तो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करो तो वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये लेक्चर देखने के बाद आपको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहली बात आती है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या। यानी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आप किसकी स्टडी करते हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एक डी कार्बोक्सिलेशन से मेथड है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस एक डी कार्बोक्सिलेशन मेथड है। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? डी कार्बोक्सिलेशन का स्टूडेंट सीधा सा मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ CO2। डी का मतलब होता है रिमूव होना और कार्बोक्सिलेशन यानी CO2। CO2 का रिमूवल होना ही क्या कहलाता है? डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2। रिमूवल ऑफ CO2 क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन से। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो CO2 का रिमूवल होता है यानी डी कार्बोक्सिलेशन होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल मेथड द्वारा। डी कार्बोक्सिलेशंस को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल मेथड, दूसरा होता है आपके पास केमिकल मेथड। ठीक है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशंस के द्वारा जब आपका डी कार्बोक्सिलेशन करवाने जाते हो तो वो होता है आपके पास केमिकल मेथड, और जब आप कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा CO2 को रिमूवल करते हो तो वो होता है क्या? इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड यानी CO2 को रिमूव कराते हैं हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में। कौन सा मेथड होता है? इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड है, यहाँ पर हम क्या करवाते हैं? रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, सेकंड बात आती है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट स्पीशीज होती है वो क्या ली जाती है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट स्पीशीज होती है ना कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो रिएक्टेंट स्पीशीज है वो ली जाती है सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। बता दूंगा कि क्यों ली जाती है एक्वस सॉल्यूशंस। यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेकर इसका साल्ट लिया जाता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स। क्यों नहीं लिया जाता? कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लिया जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यहाँ पर क्यों यूज़ किया जाता है एक्वस सॉल्यूशंस के साथ? तो आपको एक बात बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, जैसे RC≡OH, इसकी जो रिएक्शंस होती है ना ये क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आगे रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या जाती है? रिएक्शन से कम जाती है, +H+। ठीक है, जैसे ही मैं इसकी रिएक्शंस NaOH के साथ करवा देता हूँ, RC≡OH की रिएक्शंस में NaOH के साथ करवा देता हूँ तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलकर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी दो आपको कंपोनेंट अगर दिए हुए हैं और उसमें से एक कंपोनेंट भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है तो जो बनने वाला आपके पास साल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। ये ध्यान में रख लेना बस। ये वीक इलेक्ट्रो साल्ट है, वो वीक साल्ट बता रहा हूँ कि ये वीक कंपोनेंट है और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनने वाला साल्ट बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा, और जो साल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? RC≡OO Na+H2।
ठीक है ना। यहाँ पर NaOH क्या स्ट्रॉन्ग है, तो Na प्लस और OH माइनस साइन देगा, ये Na प्लस इस O माइनस के साथ जाकर जुड़ जाएगा और यहाँ से H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ क्या बन गया ना, सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। ये स्पीशीज आप यहाँ पर यूज करते हो क्योंकि ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होगा तो ये रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शंस में ज़्यादा मूव करती है, इसीलिए आप यहाँ पर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ नहीं करके क्या करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम साल्ट यूज़ करते हो एक्वस सॉल्यूशंस के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप देख लेना कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन मेथड है, यानी कोई भी आपको जो कंपोनेंट दिया हुआ होगा, कंपाउंड दिया होगा, उसमें से CO2 को क्या करवाएगा, रिमूवल करवाएगा। रिएक्टेंट स्पीशीज जो यहाँ पर यूज की जाती है वो होती है सोडियम अथवा पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करके कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यूज किया जाता है और एक्वस सॉल्यूशंस में इसे यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड है वो कैसे होता है, उसकी जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है वो क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लेते हो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, ये ले लेता हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर साल्ट ले लिया, और एक्वस सॉल्यूशंस लेता हूँ तो यहाँ पर इसमें क्या मिला देता हूँ, H2। ये है एक्वस सॉल्यूशन कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट का। यहाँ पर फॉर्मेशंस किसका होगा, डी कार्बोक्सिलेशन मेथड है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देता हूँ, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिकल मेथड द्वारा यहाँ पर क्या करवाओगे आप, डी कार्बोक्सिलेशन से करवाओगे। डी कार्बोक्सिलेशन यानी यहाँ से CO2 का क्या होगा, रिमूव होगा, यानी यहाँ पर एक तो CO2 रिमूव होगी, CO2 रिमूव होगी, डी कार्बोक्सिलेशन से सीधा सा समझ में आता है। और यहाँ पर जो H2O है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H and OH। ठीक है, यहाँ पर ये OH इस Na प्लस के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, NaOH का, और यहाँ पर इस H2O के मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके 2 ले लेता हूँ और इसके भी क्या ले लेता हूँ, 2 मोल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर CO2 रिमूव हो गई और ये 2 Na प्लस इसके 2 OH के साथ जुड़ जाएंगे और 2 NaOH बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक R और दूसरा R मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, यहाँ पर R का फॉर्मेशन से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल हो गए और सेकंड क्या बचता है, यहाँ हमारे यहाँ पर ये 2H बच जाते हैं और ये 2H मिलकर एक H2 का फॉर्मेशन से कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शंस हमें, ये इसकी क्या है, नॉर्मल रिएक्शंस है कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट ले लिया आपने एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर, यहाँ पर आपके पास एक तो बनता है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा प्रोडक्ट बनता है, मैकेनिज्म द्वारा कपलिंग प्रोडक्ट, कपलिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कपलिंग प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। कपलिंग प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट, और साथ में CO2 रिमूव होती है और यहाँ पर Na प्लस इस OH माइनस के साथ मिलकर NaOH का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बचते हैं तो दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होती है। ये है इसकी नॉर्मल रिएक्शन से। अब हम देखेंगे कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो किस प्रकार होती है। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है और कैथोड पर कौन सी प्रोसेस होती है। यहाँ पर अगर आपको बताता हूँ तो CO2 और ये RR, यहाँ पर 1 और इस CO2 को मैं 2 नंबर मार कर चलता हूँ, ये 1 और 2, RR यहाँ पर एल्केन और CO2 का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एनोड पर। RR एंड CO2
इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एनोड पर। ध्यान में रखना ये बातें। यहाँ पर एल्केन और CO2 का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एनोड पर, और NaOH और H2 का जो फॉर्मेशन होता है, NaOH एंड H2 का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है कैथोड पर। कैथोड पर यानी यहाँ पर आपके पास अगर आप एक कंपार्टमेंट लेते हो, जैसे आपने एक कंपार्टमेंट ले लिया, उसमें एक आप एनोड इलेक्ट्रोड ले लेते हो, एक आप कैथोड इलेक्ट्रोड ले लेते हो। उन दोनों इलेक्ट्रोड पर अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन से होता है। उस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है वो हम इस मैकेनिज्म में देखेंगे। तो चलिए मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं इसकी, कि ये जो प्रोडक्ट बनते हैं ये किस प्रकार बनते हैं, एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड पर। एक कंपार्टमेंट बना लेते हैं पहले। जैसे ये एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, सॉल्यूशन है किसका, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशंस। इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, ये मैं टेम्परेरी डायग्राम बना रहा हूँ। ये यहाँ पर क्या है, आपके पास एनोड है, और ये दोस्तों आपके पास क्या है, कैथोड है। ध्यान में रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शंस। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। यहाँ पर एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, ये होता है, ये हमारे पास सॉल्यूशंस है, और इसमें क्या है, एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये जो सॉल्यूशंस होता है ना, यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर जो मिक्सर्स होता है वो किस किस का मिक्सर्स होता है, इसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से आयंस होते हैं। एक तो आपके पास होता है R C डबल बॉन्ड O माइनस और Na+ आयंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। एक आपके पास H2O है तो वो भी H+ एंड OH माइनस में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके पास 4 प्रकार के आयन्स प्रेजेंट होते हैं। R C डबल बॉन्ड O माइनस भी होता है, Na+ भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, H+ भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और OH माइनस भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एनोड पर जो रिएक्शंस होती है वो किस प्रकार होती है। होता क्या है कि एनोड पर जैसे आपके पास ये है एक R C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना, R C डबल बॉन्ड O माइनस, ये आपके पास जो स्पीसीज है यहाँ पर ये क्या करती है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या करती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है, और इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देती है। इस ऑक्सीडेशन पर एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से गेन किया है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आया है। इसलिए ये यहाँ पर जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O रेडिकल बन जाएगा, और इसने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, और ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। ये जो फ्री रेडिकल है R C डबल बॉन्ड O रेडिकल्स, ये ध्यान में देखना है यहाँ पर थोड़ा सा, कि ये फ्री रेडिकल अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर डोनेट कर देता है। इसने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन और ऑक्सीजन बीच के बॉन्ड में क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। और यहाँ पर जो R ग्रुप है ना और कार्बन, इसके बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होती है। यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेजिंग होती है। ध्यान से समझना, बस यही है मेन पॉइंट। यहाँ पर होती है होमोलाइटिक क्लीवेजिंग, जिससे ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर चला जाता है, ठीक है, और ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने पास रख लेता है। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है कि यहाँ पर एक तो R रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, और कार्बन
और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन था। इस ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किया था, और यहाँ पर इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पर लेकर आया था, और यहाँ पर क्या बन जाता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी यहाँ से CO2 क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और ये क्या बनता है, R आपके पास रेडिकल, फ्री रेडिकल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये फ्री रेडिकल R, ये जो फ्री रेडिकल है ना, क्यों, ये तो है नहीं कि इसमें एक ही आयंस प्रेजेंट है, एक ही फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा कंटेनर में बहुत सारे फ्री रेडिकल प्रेजेंट होंगे। तो ये जो R फ्री रेडिकल्स है दूसरे R फ्री रेडिकल्स के साथ मिलकर कपलिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और कपलिंग प्रोडक्ट ही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर ये R फ्री रेडिकल्स दूसरे R फ्री रेडिकल्स के साथ मिल जाता है, और यहाँ पर एक एल्केन का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन से कर लेता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एनोड पर किस किस का फॉर्मेशन होता है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो एनोड पर फॉर्मेशन होता है, एक तो यहाँ पर ये R एल्केन का कपलिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और एक CO2 का रिमूवल कहाँ पर होता है, एनोड पर होता है या कैथोड पर। तो CO2 का रिमूवल होता है, एनोड के ऊपर CO2 रिमूव होती है, और यहाँ पर कपलिंग प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। कोई भी आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को सोल्व कर रहे हो, तो वहाँ पर जो कपलिंग प्रोडक्ट होता है ना, वो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। R यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। ये होती है एनोड की प्रोसेस। अब बात करेंगे हम इसके बाद कैथोड की प्रोसेस के बारे में। इसको रफ कर देता हूँ। देखते हैं कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होता है और रिडक्शंस होता है। क्या होता है कैथोड पर, रिडक्शंस। यहाँ पर जो इसने ये एनोड पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, यहाँ पर ये इस एक इलेक्ट्रॉन ये क्या आ जाता है, कैथोड पर आ जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है इस H2O, ये जो मॉलिक्यूल है ना H2O, इस यहाँ पर H2O के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कैसे होता है वो बताता हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर आता है डेल नेगेटिव, और यहाँ पर आता है डेल पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर डेल पॉजिटिव H+ और OH- का धीरे धीरे क्या होने लगता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये H+ जैसे ही यहाँ पर H पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिससे यहाँ पर जो वो जो बनता है वो होता है H फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और OH- बनता है। ठीक है, ये H फ्री रेडिकल्स दूसरे H फ्री रेडिकल्स के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रोजन, H2 का, हाइड्रोजन का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, लिबरेट होती है। तभी बोलते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होती है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर, वो एनोड पर होती है या कैथोड पर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि एनोड पर किसका फॉर्मेशन होता है और कैथोड पर किसका फॉर्मेशन होता है। एनोड पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है H2 और NaOH का फॉर्मेशन होता है, और एनोड पर जो फॉर्मेशन होता है, सॉरी यहाँ पर मैंने अगर एनोड बोल दिया तो यहाँ पर कैथोड है। अगर एनोड पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो होता है एल्केन और CO2 का। ठीक है ना, एनोड पर प्रोडक्ट होता है एल्केन और CO2 का फॉर्मेशन होता है, और कैथोड पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं NaOH और H2 का फॉर्मेशन से होता है। अब यहाँ पर जो एक Na+ था सॉल्यूशंस के अंदर, मैंने बताया था 4 प्रकार के आयंस प्रेजेंट होते हैं, Na+, H+, OH- और CH3O, R C डबल बॉन्ड O-। ठीक है, तो Na+ है ना, यहाँ पर Na+ जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस है वो OH- के साथ मिलकर क्या बना लेता है, यहाँ पर Na+ OH- के साथ मिलकर NaOH का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है ना, NaOH का फॉर्मेशन करने से सॉल्यूशन का जो मीडियम है ना, NaOH का फॉर्मेशन करने से सॉल्यूशन का मीडियम क्या हो जाता है, बेसिक मीडियम हो जाता है दोस्तों। क्षारीय मीडियम हो जाता है इसका मीडियम। Na+ और OH- फॉर्मेशन करके NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो मीडियम बनता है वो क्षारीय बेसिक मीडियम बन जाता है, जिससे इसकी pH क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
पीएच यहाँ पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब एक बात बताना, आप यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि ये Na+OH- के साथ कैथोड फ्री रिएक्शंस क्यों करता है, ठीक है ना। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि Na+ और H+, यहाँ पर आपके पास जो दो आयन बनते हैं ना, Na+ एंड H+, तो Na+ का जो रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ होती है ना, अगर इस CS की आप बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो Na+ की रेड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है H+ से, यानी Na+ H+ को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, यानी H+ यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो जाता है, H रेडिकल में, और यही इस रिएक्शंस में होता है। तो Na+ इस OH- पर जुड़कर क्या हो जाएगा, NaOH का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैकेनिज्म हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई कि एनोड पर किस किस का फॉर्मेशन होता है, CO2 का और एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये एल्केन ही हो, यहाँ पर एल्कीन भी बन सकती है, एल्काइन भी बन सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एल्केन ही प्रोडक्ट क्या हो, मेजर हो, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी हो सकता है। R ग्रुप में आपके पास एल्कीन भी आ सकता है और एल्काइन भी आ सकता है और एल्केन भी आ सकता है, ठीक है। और कैथोड पर आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, NaOH और H2 का। Na+ और H+ में जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होती है वो Na+ की ज़्यादा होती है, इसलिए ये H+ को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और H+ क्या कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर लेता है और H फ्री रेडिकल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये होती है इसके कंप्लीट मैकेनिज्म। तो NaOH और H2 का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कैथोड पर, और एल्केन या फिर एल्काइन बोल दो, और CO2 का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर इसका फॉर्मेशन से होता है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, सारे एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जितने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं उन एग्जाम्पल्स को हम देख लेंगे। 6 या 7 एग्जाम्पल्स के हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, सारे डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स होंगे, सेम टाइप्स का कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं होगा, जिससे सारे टाइप्स आपके बीच में यहाँ पर आ जाएंगे। बिल्कुल बस आराम से आप तो सीखते रहिए कि किस प्रकार ये रिएक्शन से होती है। मैकेनिज्म इसकी हो ही गई, करना मैकेनिज्म से ही है, कहीं आप सीधे तुक्के मारने मत लग जाना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 C+O Na+, ठीक है। ये आपको रिएक्टेंट दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है दोस्तों। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस आगे दे दिया कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस इसका करवाना है। यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा मैंने बताया था कि कपलिंग प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। R का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो CH3 CH2 यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर ये CH3 CH2 रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है ना, ये दूसरे CH3 CH2 से क्या कर लेता है, कपलिंग रिएक्शंस कर लेता है। और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, मेन प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 और CH3। ये हमारे पास क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट का यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन से होता है, ये मेजर प्रोडक्ट है। और साथ में क्या होता है, एक तो CO2 निकलती है और NaOH और H2 का क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। ये मैकेनिज्म के द्वारा आप देख लेना कि NaOH और H2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, CO2 इसके साथ में निकलती है। अगर पूछे कि ये रिएक्शन से कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करती है, सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस की जो मैकेनिज्म होती है वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो की जाती है यहाँ पर, यानी 4-5 ऑप्शन दे देगा, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो उसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये प्रोडक्ट हमारे पास मेजर हो जाएगा। और इसका सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। मैंने बोला कि एक भी हमारा क्वेश्चन सेम नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल इसका देखते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया CH2 C+O Na+, और यहाँ पर दे दिया CH2 C+O Na+, ठीक है। यहाँ पर H2 की प्रेजेंस में आपको इसका क्या करवाना है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस।
अभी जो मैंने मैकेनिज्म में जो बात बोली थी कि यहाँ पर आर आर जो बनता है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एल्केन ही बने, एल्कीन भी बन सकता है, एल्काइन भी बन सकता है। वो हम देखेंगे कि एल्कीन कैसे बनता है और एल्काइन कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या होता है CO2 रिमूव होती है और ये Na+ यहाँ पर H2O, यहाँ पर क्या होता है H और OH, ये Na+ इस OH के साथ मिलकर NaOH का फॉर्मेशन कर लेता है और 2 CO2 रिमूव होती हैं यहाँ से। ठीक है ना, 2 CO2 रिमूव होते हैं, 2 NaOH रिमूव होते हैं। 2 NaOH रिमूव होंगे, यहाँ पर क्या होगा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होता है, ये अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाता है और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाता है। तो ये फ्री रेडिकल CH2 और CH2, एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। तभी मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एल्कीन ही बने, एल्कीन भी मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन हो सकता है। और जो बाई प्रोडक्ट है वो कौन से बनेंगे, CO2 बन जाते हैं, NaOH बन जाते हैं और H2 बन जाती है, ये बाई प्रोडक्ट। इसकी थोड़ी सी अगर आपको मैकेनिज्म बताऊं तो देख लेना, यहाँ पर बिल्कुल CH2 C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O। आगे इक्वेशन में मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने रिमूव कर दिया, यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O रेडिकल यहाँ पर बनेगा, C डबल बॉन्ड O रेडिकल यहाँ पर बनेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है। यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो ठीक है, तो 2 CO2 निकल जाएंगे यहाँ से और यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल प्लस क्या बन जाएंगे, 2 CO2 निकल जाएंगे। ठीक है ना, ये CH2 रेडिकल और CH2 रेडिकल किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, एल्केन का क्या कर लेंगे, फॉर्मेशंस कर लेंगे। ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये क्या हो जाएगा CO2। ये रिएक्शंस कहाँ पर हुई है, एनोड पर हुई है। कैथोड पर अगर बात करें कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए ना, ये क्या कर लेंगे, 2 HOH के साथ रिएक्शंस कर लेंगे। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, H डॉट और H डॉट मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, H2 का। और 2 Na+, वहाँ पर जो Na+ था ना सॉल्यूशंस में, ये Na+ 2 OH- के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, NaOH का। NaOH सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने के कारण इसकी pH क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और सॉल्यूशंस क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। ये इसकी यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो की जाती है। ये यहाँ पर क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट। कपलिंग प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसका तीसरा टाइप देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका कि आपके पास दिया हुआ है C 3 डिग्री दिया हुआ है, ये CH3, यहाँ पर दे दिया C डबल बॉन्ड O- Na+। ठीक है दोस्तों, H2O के साथ इसकी रिएक्शंस करवा रहा है यहाँ पर कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बताओ कि जो प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है। अब आपको मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट बता देता हूँ कि इन द केस ऑफ 3 डिग्री एल्किन, इन द केस ऑफ 3 डिग्री, यहाँ पर जो ये कार्बन होता है ना, 3 डिग्री कार्बन, यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ना एल्कीन बनती है, ना एल्केन बनता है, ना ही एल्काइन बनती है। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो एस्टर बनता है। क्यों बनता है एस्टर, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि एस्टर जो है वो मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है। होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ये फ्री रेडिकल जनरेट होता है CH3, एक तो ये फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पर, और ये एक यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बनेगा CH3 और CH3। होता क्या है कि ये CH3 और ये CH3, इनके बीच में क्या होती है, स्टेरिक इंडक्टेंस होती है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी इसमें कपलिंग ये होने नहीं देते हैं। और यहाँ पर ये CH3 और ये CH3, इनके बीच में भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे ये जो कपलिंग प्रोडक्ट बनता है वो मेजर प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर इन द केस ऑफ 3 डिग्री कार्बन,
जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एस्टर, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन से होता है। यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस प्रकार बनेगा वो हम देखते हैं कि एक तो आपके पास ये बन जाएगा CH3 और CH3 ये बन गया। सेकंड यहाँ पर जो होगा वो होगा C डबल बॉन्ड O रेडिकल्स और CH3, 3 CH3 जुड़े हैं, ये O रेडिकल। अब यहाँ पर रिपल्सन कम हो गया, ये CH3 किसके साथ रिपल्सन करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और एक ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये क्या कर देंगे आपस में कपलिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी C ये बन गया, यहाँ पर आ जाएगा O C डबल बॉन्ड O C और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है 3 डिग्री आपको जो कार्बन दे देगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट दे देगा और बोल देगा मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट एल्कीन या एल्काइंस का फॉर्मेशन नहीं होकर यहाँ पर एस्टर मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होता है। और एस्टर की जो स्मेल होती है यहाँ पर वो होती है फ्रूटी स्मेल, फलों जैसी गंध आती है। यहाँ पर फ्रूटी स्मेल से एस्टर की क्या होती है, स्मेल होती है। और यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, एस्टर यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन से होता है। 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए कि एक बार तो एल्केन बन रहा था, सेकंड टाइप में हमने देखा कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है मेजर में, और थर्ड टाइप में हमने देखा कि अगर 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको साल्ट दिया हुआ हो तो यहाँ पर एस्टर का मेजर प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं इसका 4th क्वेश्चन से कि चौथा क्वेश्चन यहाँ पर किस प्रकार से बन सकता है। सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें और शेयर करें। फोर्थ क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ठीक है, यहाँ पर करना क्या है, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रेजेंस में रिएक्शंस करानी है। इसकी एक्वस सॉल्यूशंस ले लिया तो एक फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, बस सीधा सा आप सोचना, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, यहाँ से एक यहाँ पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, और यहाँ पर एक और एक ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और ये क्या चल जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मेशन होता है वो होता है एक, ये तो है ही, एक फ्री रेडिकल ये आ गया, एक फ्री रेडिकल ये आ गया, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और क्या बन जाता है, बेंजीन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। मेजर प्रोडक्ट के रूप में अगर साइड प्रोडक्ट कुछ सीधा सा सोच लेना, एक CO2 ये निकलेगी और एक CO2 ये निकलेगी, 2 CO2 निकल जाएंगी, यहाँ से 2 CO2 निकलेंगी, तो 2 CO2 निकलेंगी तो 2 NaOH निकल जाएंगे, 2 NaOH क्या कर लेंगे, निकल जाएंगे, और H2 गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर बेंजीन का क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। 4th क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5 क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट का यहाँ से फॉर्मेशंस करने जाते हैं तो सीधा सा आप क्या करते हैं कि एक रेडिकल्स यहाँ पर बना देते हैं और एक रेडिकल्स यहाँ पर बना देते हैं। यानी ये क्या बन गया, एक ये रेडिकल बन गया और एक ये रेडिकल बन गया, ये आपस में मिलकर कपलिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस कर लेते हैं, यही तो। और साथ में वो बनते हैं NaOH, CO2 और H2। बट ये रिएक्शंस यहाँ पर बिल्कुल गलत है, कभी भी इस प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस हो रहा है ना मेजर प्रोडक्ट के रूप में, वो कंपाउंड्स अगर आप ध्यान से देखो तो वो कंपाउंड्स है एंटी एरोमेटिक रिएक्शन से नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिसिटी से रिएक्शंस में क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है, जिससे रिएक्शन से एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिसिटी की तरफ जा सकती है। लेकिन कभी भी रिएक्शन से
वो एंटी एरोमेटिक की तरफ रिएक्शंस कभी भी मूव नहीं करती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो होती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बहुत ही ज़्यादा होती है और कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस नहीं होता है। और होता क्या है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल्स तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही बनते हैं, ये फ्री रेडिकल्स बन गया और ये फ्री रेडिकल्स बन गया, ठीक है, लेकिन ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करके ये सेम दूसरी यूनिट इसकी यहाँ पर आती है, ठीक है ना, और ये आपस में क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन से कर लेते हैं और एक ये बन गया, ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ये तो था ही और एक ये था, ठीक है, आपस में ये क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है। ये यहाँ पर सीखने लायक बात है कि कभी भी रिएक्शन से नॉन एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक से कभी भी एंटी एरोमेटिसिटी की तरफ रिएक्शंस मूव नहीं करती है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कंपाउंड्स की बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस नहीं होता है और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन से हो जाता है। कोई भी रिएक्शंस देख लेना आप, जरूरी नहीं है कि ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में ही लागू होता है, रिएक्शंस कभी एंटी एरोमेटिसिटी की तरफ मूव ही नहीं करती है एनर्जी ज़्यादा होने के कारण। 5 टाइप के क्वेश्चन हो गए, यहाँ पर लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, बाद में कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस को ख़त्म करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लास्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है वो है CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। जैम वाले थोड़ा ध्यान देना, जैम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी IIT JEE और मेंस और नीट वाले वो जो मैंने लास्ट 5 एग्जांपल्स करवाए उन पर थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, H2O एक्वस सॉल्यूशंस लेता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा वैसे के वैसे, तो होगा क्या, CH2 है, एक ये फ्री रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा और एक ये CH2 है, एक ये फ्री रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये CH2 और ये CH2 आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन से कर लेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, यानी ये 6 मेंबर का हो गया साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पर एक CH2 तो ये रहा और एक CH2 यहाँ पर ये रहा, ठीक है ना, ये CH2 और ये CH2, यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर कपलिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये क्या बनता है हमारे पास, कंपाउंड जो बनता है वो मेजर प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन से होता है, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है। और बात करें अगर साइड प्रोडक्ट की, तो साइड प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। कितने CO2 निकलेंगे, सीधा सा दिख रहा है 1 2 CO2 निकलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 CO2 निकलेंगे तो H2O यहाँ पर कितने लें कि दो NaOH के मोलिक्यूल निकल जाएंगे, तो 2 ले लेंगे यहाँ पर, तो 2 NaOH निकल जाएंगे, ठीक है ना, 2 NaOH निकल जाएंगे और एक क्या निकल जाएगी, H2 गैस लिबरेट हो जाएगी यहाँ से। अगर आपको मोल काउंट करने बोले तो मोल काउंट देख लेना, यहाँ पर 2 लगा ले देना, और 2 CO2 निकल जाएंगे, Na+ हैं 2 तो 2 NaOH निकल जाएंगे। और अगर बात करें कि pH पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये रिएक्शंस जब होती है तो pH यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज होती है NaOH के फॉर्मेशंस के कारण, और सॉल्यूशन का जो मीडियम है वो कैसा हो जाता है, बेसिक मीडियम हो जाता है। सारे के सारे एग्जांपल्स 6 एग्जांपल थे, इसके मेन इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 6 के 6 एग्जांपल हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए, और अब हमारे यहाँ पर जो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।